नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस में। आज मैं नैनश्री आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों ने अपने सुपर टेट का सिलेबस देख लिया होगा। यदि आप लोगों में से किसी ने अभी भी सुपर टेट का सिलेबस नहीं देखा है तो मेरा एक अलग वीडियो है सुपर टेट के सिलेबस से रिलेटेड, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपके सुपर टेट का सिलेबस क्या है। यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे स्तर पर आपके जियोग्राफी का सिलेबस बता देती हूँ। आपके जियोग्राफी पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे जो कि आपके 10 अंक के हैं। ठीक है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो कि आपके 10 अंक का आना है। इस 10 अंक में आपके क्या क्या आने हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागरवत जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, सौर मंडल और भारतीय भूगोल। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है हिस्ट्री आनी है। हिस्ट्री के अलावा आपका थोड़ा सा पोर्शन पर्यावरण का आएगा और भी चीज़ें आनी हैं। तो आप लोगों को सिलेबस अभी भी वक्त है, देख लेना चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज की। जैसे कि आज मैंने सौरमंडल के कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके शनि और वरुण, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। सबसे पहले तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। आपको बता दें, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं। ये कुछ और नहीं है बल्कि आपके जो हैं खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है ये खगोलीय पिंड आपके यानी कि क्षुद्र ग्रह बनते कैसे हैं। तो ये जो आपके होते हैं इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो है आपके जो है खंडों से होती है। ये आपके ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। अब बात आती है कि इनका आकार, तो इनका जो आकार होता है वो ग्रहों से तो छोटा होता है, यानी कि ये जो है ग्रहों से छोटे होते हैं। ठीक है, और आपके जो उल्कापिंड है उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ठीक है, उल्कापिंड से बड़े होते हैं। तो ये इनका आकार के बारे में हुआ कि आपके क्षुद्र ग्रहों का आकार ग्रहों से तो छोटा होता है, वहीं आपके उल्कापिंड से बड़ा होता है। ठीक है, कभी भी आप लोग जो मेरे लिखने वाली चीज़ें हैं अगर उनमें से कुछ हो जाता है तो आप लोग उस पर मत जाया करिए, दिल पे मत लिया करिए। आप लोग, मैं बोलती हूँ तो आप लोग उससे कनेक्ट करके लिख लिया करिए। ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ ग्रामर तो आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ आपकी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए। मुझे पता है कि मेरे सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही समझदार हैं, कभी वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, तो मुझे खुशी होती है आप लोगों की इस तरीके की चीज़ें देखकर। ठीक, अब बात आती है आपका कि सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जान लेना चाहिए कि सबसे पहला आपका खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था। सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? वो था आपका सेरेस। कौन सा था? सेरेस। ठीक है, कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था आपका 1819 में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे मैं लिखती हूँ तो काफ़ी सारा आपका टाइम जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता होगा तो वो लोग तो अपना 1.25 की स्पीड में देख लेते होंगे या फिर आपका 1.5 की स्पीड में देख लेते होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आप लोग ये यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पर जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी स्पीड मेंटेन करके देख लिया करिए। नॉर्मल स्पीड के अलावा 1.25 की स्पीड में देख लिया करिए, तो आपका टाइम बचेगा और आप और भी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ तो यहाँ टाइम लगता है तो आप लोगों को बोरिंग लगता होगा, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, ये जो सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह सेरेस था, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपकी ग्यूसेप पियाजी ने की थी। किसने? ग्यूसेप पियाजी ने की थी। पियाजी नहीं, ये आपके बाल मनोविज्ञान के पियाजी नहीं है, ये पियाजी हैं। ठीक है, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि क्षुद्र ग्रह जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं ये किन के बीच में स्थित होते हैं। तो ये जो है आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य के क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सोलर सिस्टम का थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि यही जो है चीज़ें आपकी पूरे वीडियो में घूमनी है, तो क्यों ना पहले ही क्वेश्चन में आपको आगाह कर दूँ इस बारे में। जैसे आपका ये सन होता है सेंटर में। ठीक है, ये जो सन होता है, सन के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है। कौन सा? बुध ग्रह होता है। ठीक है, बुध के बाद कौन सा होता है? बुध के बाद होता है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद होता है आपका पृथ्वी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग ग्रह जो हैं इनके हिंदी में नाम के अलावा अंग्रेजी में नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में अंग्रेजी में दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। जो मरकरी जैसे है, ये मरकरी जो है इसको बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी। और शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। शुक्र को वीनस। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखना है आपको। अब बात इसके बाद आपकी पृथ्वी के बाद कौन सा होता है? पृथ्वी के बाद आपका मंगल होता है। मंगल को क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। ठीक है, मार्स याद रखना है आपको। उसके बाद आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जुपिटर कहते हैं। ठीक है, जुपिटर आपकी एक गाड़ी भी है, आप लोगों ने सुना होगा, स्कूटी का नाम है जुपिटर। ठीक, टू व्हीलर है। और अगला आता है आपके बृहस्पति के बाद किसका स्थान आता है? शनि का आता है, शनि। ठीक, शनि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कौन सा? अरुण आता है। ठीक है, अरुण के बाद आता है आपका वरुण। ठीक है, तो अरुण को क्या कहते हैं? अरुण को इंग्लिश में कहा जाता है आपका यूरेनस। क्या कहा जाता है? यूरेनस। याद रखना है आपको। ये जो आपका सबसे लास्ट है इसका नाम है आपका वरुण। ठीक है, वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। ठीक, ये हुई आपके ग्रहों का क्रम, जो कि आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार आपका, कईयों बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ये जो क्रम है सोलर सिस्टम का, ये क्रम आपको याद रखना है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरीके से आपको याद रखना है जैसे मैंने याद रखा है। बिल्कुल यही आपको बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर आपको याद रखना है बाकी के 4, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगर आप लोग इस तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सन के बाद सबसे निकट जो होता है आपका ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के पहले आपके कितने ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र है। पृथ्वी के बाद कितने ग्रह हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सन के बाद आपकी पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो आपसे याद रखना है कि क्रम कौन सा है आपका शनि के बाद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये सब चीजें। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ जान ली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शनि, मंगल, नेपच्यून या शुक्र। आप लोगों ने पिछली वाले क्वेश्चन में सभी के सभी ग्रहों के बारे में देख लिया कि कौन से ग्रह का सीक्वेंस कौन सा है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ये जो शुक्र भाई साहब है ना, इन्हीं शुक्र भाई साहब को भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इन्होंने सारे क्रेडिट ले लिए। भोर का तारा भी इन्हीं को कहा जाता है, भोर का तारा। ठीक है, साथ ही साथ इनको सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा। याद रखना है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। आपके जो शुक्र हैं ये आपके सबसे गर्म ग्रह माने जाते हैं। आपके जो जितने भी ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं आपको मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में। आप लोग बताइए कितने ग्रह हैं। आपके कुल ग्रहों की संख्या जो है आपकी है, तो कुल ग्रह जो हैं वो आपके 8 हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में जो सबसे गर्म आपका ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो आपका शुक्र ही है। साथ ही साथ ये आपका सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, तो चमकीला भी है, साथ ही साथ ये आपका सबसे गर्म ग्रह भी है। तो कई सारी इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट बनती हैं। सबसे चमकीला ग्रह, ठीक, याद रखना है आपको इसके बारे में। ठीक, अब बात आती है आपके जो शुक्र हैं, ये शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं। आपके शुक्र के अलावा एक और ग्रह आपका ऐसा है जो आपका जो है शुक्र के अलावा जो आपकी सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हैं जो आपको नोट करनी है। ये सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, वैसे तो सभी के सभी ग्रह आपके शुक्र और अरुण को छोड़कर आपके सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं, किस ओर से? पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। लेकिन शुक्र और आपका एक ग्रह और है वरुण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो आपके सूर्य की परिक्रमा आपके पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। किस दिशा में करते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि सूर्य के बाह्यतम परत जो होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट जो आपकी बाह्यतम परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, किरीट या वर्ण मंडल। आपको बता दें कि सूर्य के जो बाह्यतम परत है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको किरीट कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो किरीट है ना, इन किरीट को कोरोना कहा जाता है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि ये शब्द पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। ये हम लोगों ने सुना अभी जब 2009 में ये महामारी आई, लेकिन ये शब्द जो है बहुत पहले से था। ठीक, तो किरीट जो है इनको कोरोना कहा जाता है। ये केवल और केवल आपके कब दिखाई देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो किरीट यानी कि कोरोना वाला भाग, यानी कि आपके सूर्य का सबसे बाह्यतम परत कब दिखाई पड़ता है? तो ये केवल और केवल जब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य पर जब ग्रहण लग जाता है तो सूर्य ग्रहण के टाइम आपको दिखाई पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सुपरनोवा क्या है, बताइए आप लोग कि सुपरनोवा क्या है। ग्रहिका, ब्लैक मैन या फिर आपके विस्फोटक तारा या पुच्छल तारा। सुपरनोवा के बारे में बताना है आपको। तो आपको बता दें ये जो सुपरनोवा है, ये सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा होता है। क्या होता है? विस्फोटक तारा होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर होता क्या है सुपरनोवा। आप सभी को पता है कि जब हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया होती है तो तारे का जन्म होता है। हाइड्रोजन जब आपका हीलियम में परिवर्तित होता है, ये जो हाइड्रोजन हीलियम में जब परिवर्तित होता है तो आपके एक तारे का जन्म होता है। इसके केंद्र पर जब हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है तो आपके जो है चेंजेस होने लगते हैं। ये चेंजेस जब होते हैं तो आपकी जो हीलियम है वो कार्बन में और कार्बन लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को आपका जो है सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है, यानी कि सुपरनोवा आपका एक विस्फोटक तारा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है कि सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है। आपतन, अवरक्त ऊष्मा, ताप विकिरण या सौर विकिरण। आपको बता दें कि सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? आपतन कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आपको याद रखना है आपतन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, तो वो ये है कि आपके जो सूर्य के प्रकाश हैं उनको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय जो होता है वो होता है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है? ये होता है आपका 1 मिनट 28 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 28 सेकेंड होता है आपका चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय। ठीक है, वहीं 8 मिनट 20 सेकेंड क्या था? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीके से आपको नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य से ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। अपछाया, प्रच्छाया, एटोम्बा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कि जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका प्रच्छाया। क्या कहा जाता है? प्रच्छाया। इसी प्रच्छाया को उम्ब्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्ब्रा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य भाई साहब को ढक लेते हैं तो प्रच्छाया कहा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं थोड़ा सा प्रच्छाया के बारे में कि आखिर ये प्रच्छाया होती क्या है। आप लोगों ने सूर्य ग्रहण का नाम सुना होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये जैसे आपका ये सूर्य था, मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में इसीलिए बता दिया था, ये आपका सन था। सन के बाद क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरीके से सीक्वेंस था ना आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, तो ये जो है आपकी पृथ्वी थी। ठीक है, ये जो पृथ्वी थी, इन पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण आपका सूर्य ग्रहण जो है आपका पूरी सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि आपकी जो है सूर्य ग्रहण के टाइम जो आपकी जो सूर्य होता है वो पूरी तरीके से ढक जाता है। इस ढके हुए भाग को ही क्या कहा जाता है? इस ढके हुए भाग को ही हम कहते हैं प्रच्छाया। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रच्छाया कहा जाता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि सूर्य जो है आपका ढक जाता है, पूरी तरीके से ढक जाता है। तो उसका जब ढक जाएगा तो वो काला हो जाएगा, यानी कि उसका जो पोर्शन है वो काला दिखाई देगा। जब ये काला दिखाई देता है, यानी कि जो पूरा ढका हुआ पोर्शन होता है, इसी को प्रच्छाया कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। 5, 6, 7, 8। आप सभी को मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या आपकी 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। मैं आपको सीक्वेंस भी बता चुकी हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। पेरिहीलियम, एंटीपोड, एल्डिया या फिर एफिलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, यानी कि उस समय की स्थिति को क्या कहा जाता है।
तो आपको बता दें कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अपसौर को इंग्लिश में कहा जाता है एफेलियम। क्या कहा जाता है? एफेलियम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। और जब आपकी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, यानी कि सबसे पास होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। याद रखना है आप लोगों को। उपसौर को कहते हैं पेरीहीलियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीहीलियम। वैसे आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो है क्वेश्चन शामिल करूंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दोनों ही भाषा में रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डॉट डॉट के ऊपर होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुवों के या भूमध्य रेखा के। अच्छा क्वेश्चन है कि विषुव कब होता है? जब सूर्य ऊर्ध्वाधर होता है। तो किस रेखा के ऊर्ध्वाधर होता है, ये बताना है आपको। तो आइए जानते हैं इस बारे में। आपको बता दें कि विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर होता है भूमध्य रेखा के। किसके? भूमध्य रेखा के। ठीक है। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है। इस स्थिति को आपकी इक्विनॉक्स कहा जाता है। विषुव को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ इक्विनॉक्स। ठीक। होता क्या है इस इक्विनॉक्स में कि जब आप इनमें होता क्या है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा जो होती है, ये आपकी पृथ्वी होती है, ये आपकी विषुवत रेखा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, इक्वेटर जिसे कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश भी से ही कहते हैं। ठीक है। तो जब आपकी पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, तो आपकी इस घटना को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ऐसी घटना वर्ष में 2 बार होती है। कब कब होती है, इस बारे में भी जान लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी घटना आपकी वर्ष में 2 बार होती है। 21 मार्च वाले दिन होती है, और आपकी एक और है, कौन सा? 23 सितंबर। 23 सितंबर वाले दिन भी ऐसा होता है। तो आपको याद रखना है ये दोनों। कब होता है इक्विनॉक्स? आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है। विषुव एकमात्र ऐसी घटना होती है जिस समय सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है। विषुव आपकी एकमात्र ऐसी घटना होती है जिस समय आपके जो सूर्य हैं, यानी कि जो आपके सन होते हैं, ये जो सन हैं, ये आपके जो है विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होते हैं। इस खगोलीय घटना के कारण आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अगर कभी पूछा जाए कि किस पर आपकी खगोलीय घटना की वजह से आपकी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो वो आपके विषुव होते हैं, यानी कि इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है। इक्विनॉक्स की वजह से ही आपकी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आपकी इक्विनॉक्स की घटना, यानी कि विषुव की घटना वर्ष में आपकी 2 बार घटित होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोगों ने केपलर साहब का नाम सुना होगा। केपलर साहब ने ही आपके ग्रहीय गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है। कौन कौन 3 नियम कौन कौन से दिए थे? इनमें फर्स्ट नियम आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने ये जो नियम दिए थे वो आपके दिए थे 1609 के बीच से आपके 1619 के बीच में दिए थे। कब दिए थे? 1609 से आपके 1619 के बीच में इन्होंने ये नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? अगर पूछा जाए कि केपलर साहब ने कितने नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधी, तो 3 नियम दिए थे, जिनमें से इनका पहला जो नियम था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। पहला नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक ग्रह, ये इनका पहला नियम था। ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः कैसी कक्षा में परिक्रमा करता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा या गति करता है। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये आपके नियम किसके द्वारा दिया गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। तो याद रखना है ये केपलर ने दिया था। ये भी पूछा जाता है कि आपके ग्रह जो है सूर्य के परितः किस तरीके की पथ पर गति करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये आपके क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, बस आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे कि ग्रह आपके जो ग्रह होते हैं, ग्रह की गति से संबंधित 3 नियम आपके जोहान्स केपलर साहब ने दिए थे। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है।
तो ऑप्शन हैं आपके वरुण, शनि, बृहस्पति या अरुण। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा प्रेजेंट में आपके शनि ग्रह के पास हैं, यानी कि ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। अब बात आती है कि इनके पास कितने चंद्रमा हैं, तो इनके पास 82 चंद्रमा है। इसके पहले सबसे ज़्यादा चंद्रमा हासिल करने का श्रेय आपके 79 जो हैं ये आपके बृहस्पति जी का था। ठीक है, तो बृहस्पति के 79 आपके चंद्रमा थे, वहीं आपके शनि के 82 हैं। ठीक, आपके जो ये 82 खोजे गए हैं, इनमें से जो 20 हैं, ये 20 अभी जो खोजे गए हैं ये 2019 में खोजे गए हैं। कब खोजे गए हैं? 2019 में खोजे गए हैं। किन्होंने खोजे थे? तो आपकी कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ने खोजे थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस की एक टीम ने जो है आपके 20 चंद्रमाओं की खोज की थी, जो कि आपके शनि की परिक्रमा कर रहे थे। ठीक है, अब आपके जो 82 हैं, इन 82 चंद्रमाओं में से शनि के कितने चंद्रमा हैं? 82 है ना, तो 82 चंद्रमाओं में से आपके जो हैं 53 जो चंद्रमा हैं, 53 चंद्रमा का तो नामकरण हो चुका है, मतलब इनको तो नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी आपके 29 ऐसे हैं जिनका नाम अभी नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है कौन सा? डोराडी, हाइड्रा, एंटीला या क्रक्स। आपको बताना है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल आपका हाइड्रा माना जाता है। कौन सा? हाइड्रा माना जाता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक, आपका जो हाइड्रा है ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये चीजें भी याद रखनी है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित आपका तारामंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य एक प्रकार का है तारा, ग्रह, उपग्रह या चंद्रमा। तो उपग्रहों की संख्या 8 होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सूर्य जो है आपका एक तारा होता है। क्या है? तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। कई बार एग्जाम में आया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम बताइए, तो सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, टाइटन, हाइड्रा या एरिस। बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा आपका बौना ग्रह है। तो एरिस जो है आपका एक बौना ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बौना ग्रह माना जाता है एरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी, 21 मार्च, 30 सितंबर या 10 दिसंबर। बताइए आप लोग कि किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैंने एक अपसौर और उपसौर के बारे में। अपसौर के बारे में मैंने क्या बताया था? अपसौर आपकी ऐसी स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी के कक्ष में स्थित वह बिंदु है जहां पर पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होता है, तो वो होता है आपका अपसौर। क्या होता है? अपसौर। अपसौर क्या होता है? आपकी जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी पर होती है, अधिक दूरी पर होती है, यानी कि सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर। ठीक है, अब बात आती है उपसौर की। उपसौर क्या होता है? तो आपको बता दें कि उपसौर पृथ्वी के कक्ष में स्थित वह बिंदु है जहां पर पृथ्वी सूर्य के अत्यंत निकट होती है। ठीक, तो अत्यंत निकट जब होती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है, अत्यंत निकट, याद रखना है आपको, सर्वाधिक दूरी। अब बात आती है कि उपसौर को क्या कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि उपसौर को आपका पेरीहीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीहीलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, पेरीहीलियम कहा जाता है। वहीं उपसौर को आपके जो है एफेलियम कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी उपसौर अपसौर ना देके पेरीहीलियम अपहीलियम दे दिया जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को। अब इन्होंने क्वेश्चन को आपकी डेट के हिसाब से पूछ लिया अब कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो निकट वाली स्थिति को क्या कहते हैं? सबसे निकट वाली स्थिति को कहते हैं उपसौर, यानी कि पेरीहीलियम, यानी कि आपकी पेरीहीलियम वाली डेट पूछी जा रही है। तो आपको बता दें कि 3 जनवरी को आपके पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। वहीं आपके 4 जुलाई एक ऐसी डेट है कि 4 जुलाई को जो आपके सूर्य हैं आपकी पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। तो यानी कि आपके अपसौर की स्थिति कब बनती है? यानी कि एफेलियम की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को आपकी उपसौर की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूर है, यानी कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। जैसे कि मैंने आप सभी को क्रम बताया था, मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को क्रम बताया था सन। ठीक है, सन के बाद आपका आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र,
शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, मंगल, फिर उसके बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, शनि के बाद आता है आपका अरुण, और अरुण के बाद आता है आपका वरुण। तो यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है। सबसे पास में तो आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, तो सबसे लास्ट में कौन सा पड़ रहा है, वरुण पड़ रहा है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो सीक्वेंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आपको वो सीक्वेंस याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है, सप्तर्षि, देवऋषि, महर्षि या स्वदेशी। आपको बता दें कि अर्सा मेजर जो नक्षत्र है इसको भारत में आपके सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। इसको आपकी लैटिन भाषा में महान भालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है महान भालू, महान भालू, महान भालू या बड़ा भालू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मंगल, पृथ्वी, बुध या शुक्र। आपको बता चुकी हूँ, आपके शुक्र जो है आपके सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह में आते हैं। ठीक है, शुक्र को आपका भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोपा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। शनि ग्रह का, मंगल ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का या अरुण ग्रह का। बताइए आप लोग कि यूरोपा किसका एक प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, आपको बता दें कि यूरोपा आपके बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। ठीक है, किसका, बृहस्पति का। ये जो आपका यूरोपा है, यूरोपा आपके जो गैलीलियन चंद्रमा है, गैलीलियन चंद्रमाओं में से सबसे छोटा होता है। ठीक है, गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा। ठीक है, तो गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि दीप्तिकर लूसीफेरस किसका अन्य नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ऑप्शन है आपके बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। आपको बता दें कि दीप्तिकर लूसीफेर जो अन्य नाम है वो शुक्र का नाम है। किसका नाम है, शुक्र का नाम है। शुक्र आपका ऐसा ग्रह था, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि आपके सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना। आखिर ये कितना गर्म होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर आपको बताएं तो इसका टेम्परेचर होता है लगभग आपके 735 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए ये आपके सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तारों का आंतरिक चमकना, सक्रिय गैलेक्सी या नाभिक, उल्का वर्षा या सुमेरु ज्योति। आपको बता दें ये जो अलास्का और कनाडा है ये आपके कहाँ के, अलास्का कनाडा आप लोग को पता होगा ये आपके अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, तो आपके जो अलास्का और कनाडा है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आपके आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो इस भौतिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, इस भौतिक परिवर्तन को हम लोग सुमेरु ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमेरु ज्योति कहते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। रिगेल, एलेंडन, एटा, ओरियनिस, बेटेलगेयूज। आपको बताना है कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा, रिगेल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला जो तारा है वो रिगेल होता है। कौन सा होता है, रिगेल होता है। ठीक है, रिगेल को आपके हंटर के रूप में भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हंटर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, डेनेव या आपके बेटेलगेयूज। आपको बता दें कि सूर्य के सबसे जो निकट तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड मून जो आपका शब्द है इसका प्रयोग आपके किसके लिए किया जाता है। अर्ध चंद्रमा के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए, पूर्ण चंद्रमा के लिए या आपके सूर्य ग्रहण के लिए। तो आपको बताना है कि ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ब्लड मून शब्द का उपयोग जो है
चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पाइपर, फाइटर, हंटर या प्रीडेटर। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हंटर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपके वर्ष होते हैं उनकी दीर्घतम अवधि यानी कि सबसे बड़ी अवधि जो है आपके किस ग्रह पर होती है। ऑप्शन है आपके शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या नेपच्यून। तो किसी भी ग्रह पर आपके वर्ष की लंबाई किस तरीके से निर्धारित होती है, तो आपको बता दें कि किसी ग्रह पर वर्ष की लंबाई इस बात से निर्धारित होती है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उस ग्रह को कितना समय लग रहा है। आपके ये सूर्य होते हैं, आपके ये जो है ग्रह होते हैं, इस तरीके से 8 ग्रह होते हैं। कुछ आपके ये जो 8 ग्रह हैं इनमें से आप किसी भी ग्रह को देख लीजिए कि इस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। ये समय ही बताता है कि उस ग्रह पर वर्ष की अवधि कितनी होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो नेपच्यून को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। क्यों लगता है सबसे ज़्यादा समय, इस बात को भी जान लेते हैं। जब आप लोग सौर मंडल जो आपका होता है, सोलर सिस्टम का क्रम देखेंगे तो किस तरीके से होता है। पहले होता है आपका सन, उसके बाद होता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसी वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके सबसे लास्ट में सबसे अंतिम ग्रह है। ये वाला ग्रह बुध सबसे पास में है सूर्य के, तो इसको कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, इसको आपके बुध से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपका सीक्वेंस बढ़ रहा है तो आगे ये जो ग्रह है ये आपका सूर्य से बहुत दूरी पर हो जा रहा है। दूरी पर हो जाने की वजह से इस ग्रह को, नेपच्यून को, आपके वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिस वजह से इसमें जो है अवधि सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण। ठीक है, जो यानी कि यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि जो ग्रह सूर्य के जितने पास होगा उसका जो है उसको सूर्य के चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगेगा। ठीक है, और उस ग्रह पर अवधि उतनी ही कम होगी। ठीक है, जो ग्रह आपके सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसमें जो है अवधि भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने, सन का चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। उपसौर, अपसौर, पेरिजी या ओपीजी। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उपसौर। मैं आपको बता चुकी हूँ, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है, यानी कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं आपके शनि के हैं। किसके हैं, शनि के हैं, याद रखना है। आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। बने रहिए इसी तरीके से नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।